हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। जैसा कि साथियों, आज है 15 मई। आज की वीडियो में बात करेंगे 15 मई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है साथियों, जैसा कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड को रीता राममूर्ति गुप्ता जी ने लिखा हुआ है। रीता राममूर्ति गुप्ता यह पुस्तक है इनकी, विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो यह पूरा नाम है इसका पुस्तक का। और अगर इन्होंने यह पुस्तक लिखा हुआ, जैसा कि डॉक्टर निरंजन हीरनंदानी ने यह एक प्रकार से विमोचन किया हुआ है जुहू मुंबई में। कहाँ पर गया है? जुहू मुंबई में। लेकिन लेखक का नाम याद रखना है, जैसा कि आपको रीता राममूर्ति। इस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट प्रदान किया हुआ है। तो जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रक्षा जो कर्मी होते हैं उनको छूट प्रदान किया है। किसको लेकर के? कर में रूप से। तो अगर बात करें, ये अपना घर जैसे ले रहे होते हैं, उनके पास अगर घर है तो फिर उस घर पर जो टैक्स लगता है, हाउस टैक्स जैसा कि लगता है, उसको छूट यानी कि फ्री करने की घोषणा की हुई है। किसने? उसमें टैक्स नहीं लगेगा। यह घोषणा आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, इन्होंने यह की हुई है। आप इनको पहचानते, जैसे कि आप जानते होंगे कि ये एक एक्टर थे पहले और अभी ये डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि डिफेंस पर्सनल का जो प्रॉपर्टी टैक्स हो वो है तो लेकिन यह भी जो कुछ कंडीशंस होती है इसमें भी क्या है कि मतलब डायरेक्ट नहीं है कि हर चीज में छूट ही मिलेगी। केवल एक प्रॉपर्टी टैक्स पर यह लागू होगा। मतलब कि दूसरा कि जैसे कि आप समझो, यह केवल ग्राम पंचायत सीमा के भीतर आने वाले प्रॉपर्टीज पर लागू होगा। शहरी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। आपको जो प्रॉपर्टी है शहरी क्षेत्रों में उस पर नहीं लागू होगा, तब वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अगर शहर में है तो मतलब क्या है कि खैर उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने यह शुरू किया है। इसे घोषणा किया है कि यह निर्णय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के आभार प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। यहाँ थोड़ा सा एनडीए में आप जैसे कि अच्छे से और थोड़ा कर लो, क्योंकि देखो यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है जैसा कि, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की है। लेकिन टीडीपी जो है यह बहुमत में है, तेलुगु देशम पार्टी जो है यह बहुमत में है। तो अगर बात करें तो यह टीडीपी के द्वारा किया गया है। जैसा कि अब आंध्र प्रदेश के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं, टीडीपी पार्टी से हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखना है आप सभी को, तेलुगु देशम पार्टी। जैसा कि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जस्टिस एस अब्दुल नजीर जो यहाँ के गवर्नर हैं, अमरावती राजधानी है। आंध्र प्रदेश की अगर मैप की बात करें तो इसमें प्रदेश जैसे कि कोलेरू झील है। यहाँ पर कौन सी झील है? कोलेरू। पुलिकट झील है। नेशनल पार्क की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है। वेलम कैप्स फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी, धमाल, मथुरी, डांडरिया ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। एंड चर्चित स्थल की बात करें, तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यहाँ का चर्चित स्थल है। अनंतपुर, विजयवाड़ा। जिले हैं 26। विधानसभा की बात करें तो 175 सीटें, लोकसभा में है 25 और राज्यसभा में 11 सीटें आती हैं। हाल ही में कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बना? क्रिप्टो करेंसी को पर्यटन में इंक्रीट करने दिए है कौन किया है? ऐसा भूटान किया हुआ है। देखो जो भूटान जो है इसके पास कुछ है नहीं, ले दे के टूरिस्ट पर ही यह लोग डिपेंड रहते हैं, इसीलिए बहुत शांति प्रिय देश भी है। किसी से भी युद्ध नहीं किया इसने, किसी से कोई झगड़ा नहीं किया हुआ है। पहले ये सबसे गरीब देशों में आया करता था। यह तो कहो कि जैसे कि भारत वगैरह के सपोर्ट में थोड़ा बहुत रहकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुका है यहाँ पर, और पर्यटन के जो संसाधन है विकसित हो गए हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर अर्निंग होने लगी है। तो अब गरीब देशों में इसका नाम जो है गिना तो जाता है, लेकिन अब सबसे गरीब देश ये नहीं हुआ है। आज के टाइम पर अगर बात करें तो गरीब देश अफ्रीका में सोमालिया है वगैरह है, ये और देश होते हैं जैसे। और भूटान में अगर बात करें भूटान की, तो यह क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट कर रहा है पर्यटन के लिए। मतलब किसी भी तरीके से पर्यटन यहाँ पर बढ़े, और यह इसका मेन उद्देश्य है। कई लोग क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी क्रिप्टो करेंसी को खपाने के लिए, कहाँ खपाएं भाई, क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर यूज हो, कहीं पर यूज ही नहीं हो रहा है, इस तरह से बोलते हैं। तो कहीं जगह नहीं मिल रही होती है तो कहाँ खर्च करे? क्रिप्टो करेंसी तो ले लिए, लेकिन उसको खर्च कहाँ करे? तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे देश आ जाते हैं सामने जो कहते हैं आओ हमारे पास खर्च कर दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, वी आर एक्सेप्टिंग।
तो यहाँ पर इसने बाइनेंस जैसे कि फाइनेंस के का बात करें तो समझौता किया है। इसके लिए बाइनेंस फाइनेंस जो होता है, डीके बैंक, दोनों ने इसके साथ में समझौता करके इसने पर्यटन में भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने की बात कही है, एक्सेप्टेबल मान लिया है। भाई इसमें अगर बात करें तो इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इसको चाहिए पैसा और किसी भी प्रकार से पैसा आना चाहिए आज के टाइम पर। तो चाहिए वह कोई लीगल तरीके से लाया हो या इलीगल तरीके से लाया हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि इसमें क्या मतलब है, तो इसलिए ये अपने यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, देखो वन लाइनर में जैसे जान लो आप लोग कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो माइनिंग के थ्रू जनरेट की जाती है। क्रिप्टो माइनिंग जिसे कहते हैं, जैसा कि सुना ही होगा आपने। और यह इसका जो दाम है वो क्या होता है, वह इंटरनेट पर ही पूरा डिपेंड रहता है। इससे किसी भी थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जैसे कि आप जनरली ऐसा समझ लो कि पैसा देखो आप, रुपया है जो, उसमें भारत सरकार का एक अथॉरिटी होता है। जैसे डॉलर है तो उसमें एक यूएस गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी होता है। लेकिन इसमें किसी भी बिचौले की जरूरत नहीं होती है। 1% से अनदर पर्सन के बीच में ही डायरेक्टली ये ट्रांसफर हो जाता है। और यह जो है लिमिटेड मात्रा में होती है, इसीलिए इसकी जो दाम है बहुत ज्यादा बढ़ते करते रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या रेट चल रहा हो, जैसे रेट जो चलेगा उसी हिसाब से। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल में अगर आप देखो तो बिटकॉइन है, इथरनेट है और इथर कॉइन है। इसके अलावा डोजे कॉइन भी है और ये खूब प्रमोट करते हैं। एलमेस को बात करें तो इसमें ऐसी बहुत सारी करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी है। तो जैसे चलिए जैसे देखते हैं कि भूटान की राजधानी है थिम्पू कहते हैं होती है। प्रधानमंत्री हैं शेरिंग टोप, यहाँ के टोपके जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है। तालिबान ने शरिया कानून की चिंताओं के चलते किस देश में शतरंज पर रोक लगा दी है, तो शतरंज पर रोक लगा दी है किसने, तालिबान ने लगा दिया है। तालिबान अफगानिस्तान में आज के टाइम पर सरकार चला रही है और अब एक प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान हो गई है जैसा। तो इसमें बैन कर दिया है चेस को। अफगानिस्तान में अगर बात करें तो किस लिए, गैम्बलिंग कर्सन को लेकर के, ओवर गैम्बलिंग कर्सन, क्योंकि शरिया कानून के अकॉर्डिंग मतलब उसके अनुसार ये गैम्बलिंग जो है, ये चेस जो है, ये गैम्बलिंग माना जाता है और गैम्बलिंग जो है वहां पर हराम माना जाता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसको शरिया कानून के तहत बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है जैसा कि। तो मतलब वहां पर अब यह नहीं खेला जाएगा चेस यानी शतरंज। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रतिबंध है फिलहाल अस्थायी है और धार्मिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा लंबित है ये। खैर अगर तालिबान ने अगर किया है तो जिसे अफगानिस्तान कहते हैं, पहले हम लोग कहते थे कि आज के टाइम पर वो लोग तालिबान यहाँ पर रह रहे हैं, सरकार चला रहे हैं वहां की, तो इसलिए तालिबान अफगान कहते हैं। मैं लोकेशन में अगर बात करूं आपकी कि जो हम लोग की लोकेशन लगती है पाकिस्तान के साथ में, भारत और पाकिस्तान से, उसके बाद फिर ये जो अफगानिस्तान होता है अपना बगल में, तो क्या भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं? करते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो भारत और पाकिस्तान जो है बॉर्डर यहाँ से शेयर करते हैं, लेकिन और ये अगर 106 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था हमारे भारत और अफगानिस्तान की डिस्टेंस बॉर्डर शेयर करता था, इसको अब बात कर दे तो ये अब नहीं है जैसे कि। क्यों? और इसे डूरन लाइन कहते हैं, जैसे किसको कहते हैं, डूरन लाइन कहा जाता है इसी को, 106 किलोमीटर की रेखा को। लेकिन अभी की बात करें जो पीओके आज के टाइम पर अपने कब्जे में नहीं है, पीओके अपने कब्जे में है नहीं, इसलिए अभी की बात करें, अभी के टाइम पर जो डायरेक्टली पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है, जैसे हमारा भारत नहीं शेयर करता है किससे, अफगानिस्तान से। तो हमारा भारत जैसे शेयर नहीं कर रहा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन पीओके जब अपने अंदर आ जाएगा तो इसके बाद फिर यह बॉर्डर शेयर करेंगे। ध्यान रखना है आपको कि अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को डूरन लाइन कहते हैं वहीं पर, और भारत और पाकिस्तान का जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यह वाला जो है इसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, कहेंगे रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ ने इसको खींची थी। अब बात करें तो भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, जैसा कि यह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके फायरिंग हुई थी जैसा कि, तो ये इसकी बात की जा रही थी। जब यहीं पर एक टर्म आ रहा था कि सुनने को मिल रहा था कि भारत ने पीओके के अंदर घुस के मारा है, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही थी एलओसी की। एलओसी इसे कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पीओके को और भारत के बीच में है। यह वाला जो है वह इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो रेड क्लिफ ने किया था, वह खींच करके चला गया था।
अब अगर अंतर की बात करें थोड़ा मोड़ा, तो आपको ध्यान रखना होता है इस बात को कि मैकमोहन रेखा जो होती है यह वाली, तो वो भारत और चीन के बीच में है। और अगर रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की है। और अगर डूरन की बात करें तो ये एक तरीके से अफगानिस्तान से, जो अब पीओके से शेयर करती है, हमारे भारत से नहीं शेयर कर रही है। आयोजित त्रिकोणीय महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई जो श्रृंखला है 2025 किसने जीता है? तो इसमें बात हो रही, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई श्रृंखला किसने जीता हुआ है। श्रीलंका में हो रहा था ये, और साथ ही त्रिकोणीय सीरीज है जो ओडीआई की, इसको जीत लिया है भारत ने। भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका 3 देशों के बीच में हो रहा था। 3 देशों की महिला क्रिकेट के बीच में यह हो रहा था। त्रिकोणीय मतलब 3 देश की टीम होती है, तो इसमें भारत जीत लिया है। और हारी कौन है? श्रीलंका, यानी उपविजेता रही है श्रीलंका। तो इंडिया ने यह जीता हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है श्रीलंका को 97 रन से हराया है। भारत ने 27 अप्रैल से 11 मई तक श्रीलंका में आयोजन किया गया था। उपविजेता अभी लंका रहे थे। तो प्रमुख सरकार ने बात करें तो फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्मृति मंधाना चुनी गई हैं और सीरीज की बेस्ट सीरीज खिलाड़ी बेस्ट टूर्नामेंट पाई गई हैं स्नेह राणा। तो अगला हम बात करें, जैसा कि अब थोड़े टाइम बाद हम प्रमुख किताबें और उनके लेखक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी जो हाल ही में रही हैं किताबें, पुस्तक का नाम है द बैटल ऑफ योर माइंड, जैसा कि रीता राममूर्ति गुप्ता जी ने इसे लिखा हुआ है। और रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन अरुण जिंदल और देवेंद्र कुमार वर्मा जी ने लिखा है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके पीएस रमन ने लिखा हुआ है। मार्च ऑफ ब्रोली पुस्तक के लेखक हैं के अरुण अरमुगम और पत्रकार एरोल डी क्रूज हैं। दिया सलाई पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक हैं नमिता गोखले जी। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण सौरी इसके लेखक हैं। आई एम गोपीचंद पी हिंदुजा पुस्तक के लेखक हैं। आई एम के कौन है? गोपीचंद पी हिंदुजा जी इसके लेखक हैं। एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लेखक हैं दिवंगत चमन अरोड़ा जी। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत जी। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण स्थगित जो हुआ था आईपीएल दोबारा कब शुरू किया जाएगा? तो आईपीएल अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि हमने बताया था आपको कि क्वेश्चन लिया था कि आईपीएल जो है कैंसिल कर दिया गया, मतलब कैंसिल क्या, पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसलिए यह भी कैंसिल लेना पड़ा था, लेकिन अब दोबारा से शुरू करने की न्यूज भी आ गई है। तो इंडिया पाकिस्तान टेंशन ले रहा था, जैसा कि बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इसलिए बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल में कहीं एक जगह पर पब्लिक स्टोर होना एक रिस्की था कहीं ना कहीं। अब इसलिए यह कैंसिल किया गया था, तो कहीं पोस्टपोन भी किया गया था, जैसा कि हम बात करते हैं पोस्टपोन किया गया था, कैंसिल नहीं हुआ था। तो अब वह दोबारा से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 17 मई से शुरू होने वाला है ये आईपीएल। दोबारा से शुरू होने का मतलब है जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा, दोबारा फिर से नहीं होगा, कंटिन्यू किया जाएगा जहां पर रुका हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से हम बात करें तो प्राउड ऑफ, जैसे कि ऑफ द इंडियन ऑफ को फोर्सेस, उसके बाद फिर वो जो लास्ट मैच था पंजाब का मैच चल रहा था, तो उसके बाद से फिर कहा गया है कि अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन किया गया। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो उसके बाद डिसीजन आया कि चलो फिर से शुरू करते हैं, और यह बात हुआ कि भाई 17 मई से शुरू करेंगे और 3 जून को इसका फाइनल रख दिया जाएगा। पहले क्या था कि 25 मई को इसका फाइनल होना था, लेकिन अब 3 जून को फाइनल होगा। फाइनल अब यह बढ़ा दिया गया है। खैर, अगर शुरुआत की बात करें आईपीएल की तो 2008 से हुई थी इसकी शुरुआत। T20 फॉर्मेट में होता है। और आपको यह जानना है कि जैसे कि अब तक कौन कौन से विजेता रहा है, तो यह एक टेबल है, जैसे हम बता दें आपको, तो उसमें बहुत ही जबरदस्त है। जैसे कि हम आपको बताएं यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन जीता हुआ है, कि आपको इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि क्या होता है कि कौन कौन सी टीम कितने बार कितना ज्यादा जीती हुई है। अब तक जो संस्करण हुए हैं कौन जीता है किस पे, देखते हैं। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स है, यह सबसे सक्सेसफुल पावरफुल मानी जाती है क्योंकि इसने 15 सीजन में 5 बार जीता हुआ है। तो इस बार तो बहुत पीछे ही चल रहा है, 15 सीजन में 5 बार जीते हैं। कब 2010, 11, 18, 21 और 23। मुंबई इंडियंस दूसरी बात करें तो उसमें सबसे सक्सेसफुल लीग है ये, यह भी 5 बार चैंपियनशिप रह चुकी है, लेकिन क्या है ये 17 बार में रही है। तो 17 सीजन में 5 बार जीती हुई है, या कहें 18 सीजन आप कर लो इस बार वाला मिला के, जैसे कि 13, 15, 17, 19 और 20।
कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, यह 3 बार जीती हुई है, 2012 में, 14 में और 2024 में। राजस्थान रॉयल्स एक बार 2008 और पहला वाला था। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो ये पहली बार 2008 में जीता था, जब पहली बार हुआ था आईपीएल तब जीता था, यानी फर्स्ट पूछा जाएगा। किसने जीता था फर्स्ट संस्करण? तो राजस्थान जीता था, क्योंकि फर्स्ट पूछा जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 2016 में चैंपियंस बनी थी ये। डेक्कन चार्जर्स की बात करें तो 2009 में, और गुजरात टाइटंस जैसे कि ये नई टीम है तो 2022 में ही चैंपियन बनी थी। गुजरात टाइटंस की बात हो रही है। तो अब तक के केवल 1 2 3 4 5 जैसे कि 6-7 टीमें हैं जो अभी तक चैंपियन बनी हैं। टोटल 10 टीमें इसमें खेलती हैं, तो 3 टीमें आज तक कभी भी चैंपियन नहीं बन पाई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने एक जिला एक उत्पाद OTOP योजना में कितने उत्पाद जोड़े हैं? अब जोड़े कितने उत्पाद हैं? तो एक जिला एक उत्पाद, ये जो है योजना या उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित योजना है, जिसमें ODOP कहते हैं, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यह योजना जो है साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य था कि हर जिले में किसी एक प्रोजेक्ट को क्या किया है, चर्चित किया जाए, जिसके लिए वहाँ जो विख्यात है उसके लिए वो चर्चित हो, सबसे बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन किया जाए और उसको एक नई पहचान दिया जाए। वह जिला उस प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, उसके नाम से जाना जाए, जिससे उसका ग्लोबलाइजेशन हो सके और ग्लोबल मार्केट भी उसकी बढ़ सके। जिसके साथ में क्या कोशिश किया जाए कि उस प्रोडक्ट को GI टैग दिला दिया जाए, और जिससे क्या होगा कि जो अच्छा अथॉरिटी होगा, ऑथेंटिसिटी होगी, वो आ जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगी और उसका जो प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा इसके थ्रू। अब यह सब करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जैसा तो इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, उस जिले को जो होगा व्यापारियों को भी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर बात करें तो अपने आप ही उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। इसी में क्या हुआ कि एक साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि अब 2018 से आते आते 2025 आ गया है। अब 2025 में अभी 12 और नए प्रोडक्ट इसमें शामिल किए गए हैं ODOP के तहत। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वाली योजना जो है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये योजना है। अब टोटल कुल उत्पाद कितने इसमें हो गए हैं? 2018 से लेकर के अब तक 74 हो गए हैं, कुल 74 प्रोडक्ट हो गए हैं। जिले कितने हैं? 75 उसमें जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो यह योजना का जो उद्देश्य है, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं, कौन कौन से 12 शामिल किए हैं 2025 में, लेकिन टोटल कितने हैं? 74 हैं। 12 नए उत्पाद हैं इस बार जो जोड़े गए हैं 2025 में। बागपत उत्तर प्रदेश का है, यह जिला है। यहाँ पर कृषि उपकरण और सहायक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं बड़ी मात्रा में। सहारनपुर होजरी जो है उत्पाद है, इसको फेमस किया जाएगा। फिरोजाबाद से खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद से धातु उत्पादन, वस्त्र परिधान और वस्तुएं, अमरोहा से धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, आगरा पेठा उद्योग और सभी प्रकार के जो फुटवियर, हमीरपुर से जैसे कि धातु उत्पाद, बरेली से लकड़ी के उत्पाद, एटा से चिकोरी उत्पाद है, प्रतापगढ़ से खाद्य प्रसंस्करण फूड है, प्रोसेसिंग बिजनौर से रस और संबंधित उत्पाद, बलिया से सत्तू। ये सब हैं यहाँ के प्रोडक्ट। अब इन सब प्रोडक्ट को अभी ODOP में शामिल किया गया है। ODOP की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। 24 जनवरी आप जैसे जानते हो कि उत्तर प्रदेश का राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की निरुपमा देवी एशियाई भारोत्तोलन जैसे चैंपियनशिप में किस स्थान पर रही हैं? साथियों अगर बात करें, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप संपन्न हो चुका है। भारत मेडल से चूक गया। भारत की तरफ से निरुपमा देवी थी जैसा कि, अब भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इनका चौथा स्थान ये हासिल की हुई है, मतलब मेडल पीडियम से ये नहीं चढ़ पाई हैं। न गोल्ड जीता इन्होंने, न सिल्वर और न तो ब्रॉन्ज। यह चौथे स्थान पर रह गई हैं। आप देख सकते हो जैसा कि देवी फाइनेंशियल 4th एट एशियन वेट लिफ्टिंग, जैसे वेट लिफ्टिंग का इसमें रहता है इनका चैंपियनशिप विथ 206 जो किलोग्राम का है। तो टोटल वेट लिफ्टिंग हो रहा था। वेट लिफ्टिंग में आप जानते हो स्नैच और क्लीन एंड जग कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करना होता है, तो टोटल भार देखा जा रहा था। तो उस मामले में आप देखो कि इंडिया का जो तिरंगा है, क्या कहें कि आपको यहाँ पर चौथे स्थान पर दिख जाएगा। चौथे स्थान पर टॉप पर ली है, लेकिन सवाल है कि यहाँ पर कि चाइना की जो है, फिर फिलीपींस, फिर कोरिया और इंडिया का जो स्थान है वो चौथा आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसा कि हम बता दें आपको, निरुपमा देवी जो है मेडल से चूक गई हैं। कुल मिलाकर के आयोजन इसका चीन के जियासांग में हुआ है। चीन के जियासांग में हुआ था आयोजन इसका, और इसमें जैसा कि निरुपमा देवी चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है।
12 से 18 मई 2025 तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का इस बार था 8वां संस्करण। यह साथियों WHO और UN के द्वारा मिलकर के मनाया जाता है। 8वां UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है। इस बार जो है 12 से 18 मई तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि रोड की सेफ्टी को लेकर के बात हो रही है। अगर सड़क पर आप चल रहे हो तो सेफ्टी से चलो, सुरक्षा से चलो, ये आपका उद्देश्य होता है। इसकी थीम है अगर बात करें तो #मेक वॉकिंग सेफ, #मेक साइकिलिंग सेफ। मतलब कि पैदल चलो तो सेफ से चलो, सही से चलो, सुरक्षित रहो, और साइकिलिंग कर रहे हो तब भी सुरक्षित तौर से करो। तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलकर के दुनिया भर में मनाया जाता है। इसमें बात करें UN और बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, जैसे UN के। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने ये किया है। WHO की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 12 से 18 मई तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का 8वां संस्करण मनाया गया है। इस बार कब? 2025 में। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है? जैसा कि तो भारत सरकार ने जो स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना थी शुरू की थी, उसका जो है 1 करोड़ रुपए तक का जो दिया जाता था अब तक की लोन, वह बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया है, यानी कि डबल कर दिया है। अब आपको याद रखना है कि भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना जो है स्टार्टअप को दिया जाता है, और जब ये रेज किया जाता है तो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल जो आप देख सकते हो कि 20 करोड़ कर दिया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है। साथियों स्टार्टअप इंडिया स्टैंड जो है, अब इंडिया की इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी यहाँ पर इंडिया में। तो यहाँ रखना है कि स्टार्टअप जो इंडिया की योजना है वो 16 जनवरी 2016, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी योजना है, जैसा कि इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टअप लिए क्रेडिट गारंटी योजना, यह योजना 2022 में शुरू की गई थी। तो यह कहो कि ऐसे कि मॉडिफाई किया गया है इसको, कि इस नाम से शुरू किया गया था स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2022 को, और स्टार्टअप इंडिया पूछा जाए तो 2016 बताना है आपको। अब यहाँ पे देख सकते हो। और क्या हुआ है, 10 करोड़ से दिया जाता था पहले, तो अब इसको ऋण को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया है इसकी ऋण जो होती है वैल्यू। जैसा कि आप इस योजना को देख सकते हो कि बेहतर और प्रभावी बनाते हुए इसका विस्तार किया गया है, और सरकार के प्रति स्टार्टअप गारंटी कवर की सीमा को 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत होगा क्या कि स्टार्टअप को अधिक लोन पर गारंटी कवर मिलेगा, जिससे फीडिंग की राह आसान हो जाएगी।